तो वेलकम एवरीबॉडी इन द क्लास। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। और इरिगेशन इंजीनियरिंग का आज पहला लेक्चर है, तो उसमें हम कवर करेंगे इरिगेशन एंड इरिगेशन मेथड्स के बारे में। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। हम जो है कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअलाइज तरीके से जो है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग को इस पूरे सेशन में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाएँ। जितना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है हम उतना ही जाएंगे। और जो ये इरिगेशन इंजीनियरिंग है ये सभी एई और जेई के स्टूडेंट्स के लिए है। आप चाहे किसी भी स्टेट के एई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो एई और जेई के जो भी एग्ज़ाम आगामी हैं उसमें आप आसानी से क्वेश्चंस को जो है कि सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसे पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और जितना एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है उतना ही डेप्थ में हम जाएंगे। तो आज का जो है कि खेल स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का। ठीक है, सबसे पहले जो इरिगेशन इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे इरिगेशन एंड इरिगेशन मेथड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, इरिगेशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इरिगेशन क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं। मान लीजिए कि अलग अलग तरीके की जो फसल है, तो अलग अलग जो फसल है उसकी वाटर डिमांड क्या होती है, अलग अलग होती है। हर प्रकार का जो पौधा है उसकी वाटर डिमांड अलग है। यानी कि गन्ने का अगर हम एक पौधा लगा दें या पेड़ लगा दें तो गन्ने का एक अलग वाटर डिमांड होगा, वहीं धान का अलग होगा, ज्वार का अलग होगा, बाजरे का अलग होगा। इस तरीके से हर पौधे की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वह अलग अलग होती है। किसी पौधे को हो सकता है कि शुरुआत में जब उसे बोया जाए अधिक पानी चाहिए, जैसे कि जब हम चावल की खेती करते हैं तो उसमें धान में अधिक पानी की आवश्यकता शुरुआत में होती है। इसी प्रकार हो सकता है कि किसी पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता ना हो शुरुआत में, जैसे मंडुवा हो गया, उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये देखा गया कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फसलें हैं, उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वह भी अलग अलग है। वह भी क्या है, अलग अलग है। तो इससे यही पता चलता है कि एक ही टाइप के, इससे ये पता चलता है कि एक ही खेत में या एक सिस्टम के अंदर हम सारी क्रॉप्स से अच्छी पैदावार प्राप्त नहीं कर सकते हैं एक सीजन में। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो रेनफॉल है, जो हमारा सिंचाई है, वो डिपेंड करती है मानसून के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर अधिकतर क्षेत्रों में। तो इस केस में क्या होता है कि किसी पौधे को कब कितने पानी की आवश्यकता है वो हर बार जो है कि मीट नहीं हो पाएगी। इस केस में हो सकता है कि जब पानी की आवश्यकता कम है तब पानी अवेलेबल हो, मगर जब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो पानी अवेलेबल ना हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से जो पानी है उसे सप्लाई करने की खेत में। तो इरिगेशन क्या है, इरिगेशन है, इरिगेशन है, इरिगेशन है सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड, टू द फील्ड एज पर, एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप थ्रू आउट दिस पीरियड। अब इरिगेशन का मतलब ये है कि पानी की, पानी को खेतों तक कृत्रिम रूप से पहुंचाना। कैसे कृत्रिम रूप से पहुंचाएंगे, हम छोटे छोटे क्या बनाएंगे, डैम्स बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हम अबेटमेंट्स बनाते हैं जहाँ, जिन डैम्स के अंदर हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, वहां से हम अलग अलग विधियों द्वारा, डैम्स के थ्रू भी कर सकते हैं और अन्य विधियां भी हैं, उनके द्वारा हम पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं, क्रॉप्स तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ जो है क्रॉप क्या हो पाए, हमारी फुलफिल हो पाए। ठीक बात आ गई। अब इरिगेशन आप समझ गए कि क्या होता है, जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है पानी की हम उतना पानी क्रॉप तक पहुंचा रहे हैं, और इससे क्या हो रही है, हमारी जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है और फसल उग रही है। ठीक है,
इससे यह इंश्योर होता है कि जिस समय पानी मौजूद नहीं है, जिस समय मानसून की स्कैरसिटी है, जिस समय पे वर्षा नहीं हो रही है, उस समय पे भी हम क्रॉप को अच्छे से उगा सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो एडवांटेज क्या आ जाएंगे इरिगेशन के? ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड। पहला एडवांटेज आ जाएगा कि हमें जब हम पानी को साइंटिफिक तरीके से, जब पानी को कृत्रिम रूप से बिल्कुल जितनी आवश्यकता किसी फसल के है उसको सप्लाई करेंगे, तो जो क्रॉप की यील्ड है, यील्ड मतलब पैदावार, एक सीजन की जो पैदावार है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरा एडवांटेज क्या हो जाएगा? एलिमिनेट मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, इरिगेशन को अपनाने से एक फायदा ये होता है कि मिक्स जो क्रॉपिंग होती है उसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है मैं समझा देता हूँ। होता क्या है कि जब हम खेत में, जब हम बिना इरिगेशन के चलते थे तो हम एक ही खेत में क्या होती थी, विभिन्न फसलों को उगा देते थे। 2 या 3 तरीके की फसलों को एक ही खेत में उगा दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि यदि मानसून में क्या है, स्कैरसिटी हो जाए या अधिक मानसून हो जाए तो उस कारण से क्या हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फसल बर्बाद हो सकती है। मान के चलो कि जितनी वर्षा हुई वो किसी एक फसल की जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जितना उसे पानी चाहिए, उसे पूरा नहीं कर पाई। तो उस केस में पूरी फसल ही बर्बाद ना हो जाए तो हम 2-3 किस्म की फसलें उगा देते थे। कुछ ऐसी फसलें उगा देते थे जिसे कम पानी की आवश्यकता हो, तो इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है कि एक फसल के हिसाब से यदि वर्षा नहीं हो पाती है, पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो दूसरी जो फसल है कम से कम वो हमें कुछ अर्निंग दे दे और नुकसान ना हो। इरिगेशन के माध्यम से क्या होता है कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है उससे भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं, हम जो फसल चाहें उसे उगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसमें जितनी मात्रा में पानी उस फसल को चाहिए आसानी से इरिगेशन के माध्यम से उसे दे सकते हैं। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, कॉस्टलियर क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं। किसान जब इरिगेशन अवेलेबल नहीं था तो कॉस्टलियर क्रॉप्स यानी कि जो महंगी फसलें हैं उन्हें उगाने से बचते थे। क्यों बचते थे? क्योंकि अगर पानी या मानसून में ऊपर नीचे होता है तो उस कारण से वो क्रॉप बर्बाद हो सकती थी, तो बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हो सकता था। बट जब इरिगेशन की सफिशियंसी होती है, जब इरिगेशन हमारे पास मौजूद होता है तो हम महंगी फसलों को भी क्या कर सकते हैं, उगा पाते हैं। चौथा क्या हो सकता है, इम्प्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। अब कोई इरिगेशन परियोजना आती है, इरिगेशन परियोजना में हम कहीं पे पानी को रोकते हैं डैम के माध्यम से या वियर या बैराज के माध्यम से, तो क्या होता है, हम जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है उस पानी को उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाटर सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है। पांचवा हो सकता है पावर जनरेशन। इसका एक और फायदा है, जब छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनते हैं या डैम्स बनाए जाते हैं, छोटे बैराज बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाते हैं। बहुत लार्ज स्केल पावर प्रोजेक्ट्स आमतौर पे नहीं होते हैं, बट पावर जनरेशन उससे होती है। कौन सी पावर? हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, पानी को रोक के टरबाइन के थ्रू फ्लो कराया जाता है और वहाँ से जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब हम पावर जनरेट करते हैं वहाँ से। ठीक है, अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगला हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। ये इनडायरेक्ट वो है, फायदा है इरिगेशन का। जब भी किसी इरिगेशन की परियोजना को बनाया जाता है तो नहरों का निर्माण होता है और उन नहरों के साइड में इंस्पेक्शन रोड्स बनाई जाती हैं। इंस्पेक्शन रोड मतलब उस नहर की रिपेयर वर्क करना है, अगर उस नहर की कंडीशन को जांचना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहीं पे कहीं टूट तो नहीं, कहीं कहीं पे क्या कोई रिपेयर वर्क तो नहीं चाहिए, उसकी निगरानी के लिए जो रोड्स होती हैं नहरों के किनारे बनाई जाती हैं। ठीक है, और इन जो रोड्स हैं इनका इस्तेमाल आम नागरिक कनेक्टिविटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कर सकते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। अगला एडवांटेज लिखते हैं, छठवां एडवांटेज हो जाएगा हमारा एफॉरेस्टेशन।
एफॉरेस्टेशन होता क्या है कि मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। मान के चल लो कि ये एक हमने कैनाल बनाई, क्या बनाई, कैनाल, कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रोड बना दी, जो मैं बता रहा था, इसके साइड में ना इंस्पेक्शन के लिए रोड बनी रहती है। इस रोड में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल पाती है। अब हम क्या करते हैं कि ये किनारे किनारे यहाँ पे ट्रीज लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, जिससे कि जो इसके बंड्स हैं, जो इसके किनारे हैं कैनाल के, वो मजबूत रहें, इसलिए एफोरेस्टेशन को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या हो जाते हैं, फायदे हो जाते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, पहला डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, इससे क्या आ सकती है, इससे क्या आ सकती है, डैम्पनेस आ सकती है। क्या आ सकती है, इससे डैम्पनेस आ सकती है, डैम्पनेस। इससे क्या आ सकती है, डैम्पनेस आ सकती है, नमी आ सकती है आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा इससे हो सकता है क्या, ग्राउंड, इससे हो सकता है ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन। इरिगेशन प्रोजेक्ट से ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो सकता है। कैसे, देखो, जब भी इरिगेशन प्रोजेक्ट किया जाता है तो जहाँ पे भी कैनाल जा रही होगी उसके चारों ओर क्या होंगे, खेत होंगे, क्योंकि वो कैनाल उन खेतों में पानी क्या करती होगी, सप्लाई करती होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब वो कैनाल उन खेतों में पानी सप्लाई करती है तो वहाँ पे खेती होती है, और खेती में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, और पेस्टिसाइड, जर्बिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, और वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, रिस कर, सीपेज होकर भूमिगत जल में मिलता है, और ग्राउंड वाटर क्या हो सकता है, कॉन्टामिनेशन हो सकता है। इससे एक डिजीज हो सकती है, उसका नाम है मीथेमोग्लोबिनेमिया। इसे हम बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ब्लू बेबी डिजीज, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, डिजीजेस फैल सकती हैं और भी। मान के चल लो कि अगर किसी क्षेत्र में कैनाल जा रही है तो वहाँ पे पानी हर समय अवेलेबल है, तो उससे हमें विभिन्न तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ठीक है। फिर एक और समस्या हो सकती है वाटर लॉगिंग की। जब हमारा इरिगेशन वाटर कहीं से फ्लो करता है तो वहाँ पे समस्या आ सकती है किसकी, वाटर लॉगिंग की, यानी कि पानी इकट्ठा हो सकता है भूमि, देखो भूमि कैनाल से पानी गिरी से इसके आसपास के एरिया में क्या हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, और जो आसपास की मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में पानी आ जाएगा तो उसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। और ऐसी भी जो मिट्टी होती है, ऐसा भी जो सॉइल होती है, वो भी फसल उगाने के लिए उपयुक्त तो नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ये समस्या आ सकती है। डंपनेस हो सकती है, क्लाइमेट भी बदल सकती है। क्लाइमेट कैसी हो जाएगी, नमी वाली हो जाएगी, नमी पूर्ण क्लाइमेट हो जाएगी। ये सारी समस्याएं जो है कि कैनाल इरिगेशन से, जो इरिगेशन है, सॉरी कैनाल इरिगेशन नहीं, जो इरिगेशन से आ सकती है, ये इसके क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप आ जाएगा हमारे पास इरिगेशन का, उसे हम बोलते हैं क्या, फ्री फ्लडिंग। क्या बोलते हैं, फ्री फ्लडिंग। पहला टाइप आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे फ्री फ्लडिंग, ठीक है। इसी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग, ठीक है। होता क्या है, मैं इसका डायग्राम बना के आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से एक मेन सप्लाई क्या होता है, चैनल होता है, और उस मेन सप्लाई चैनल से इस तरीके से क्या होते हैं, सब्सिडरी डिचेज बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिस भी एरिया को हमें इरिगेट करना है वहाँ पे हम एक मेन सप्लाई चैनल बना देंगे। हम क्या करेंगे, छोटी छोटी सी थोड़ा खोद देंगे और एक क्या बना देंगे, चैनल बना देंगे जिससे हम पानी फ्लो करा पाए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं
मेन सप्लाई चैनल, और उसके साइड में हम क्या कर देंगे, खोद देंगे छोटे छोटे चैनल्स, ठीक है। इनको बोलेंगे हम सब्सिडरी चैनल्स। इनके बीच में, दो सब्सिडरी चैनल के बीच में लगभग लगभग कितना गैप होता है, 20 से 50 मीटर का गैप होता है। अब यहाँ क्या होता है कि अब यहाँ क्या होता है कि मेन सप्लाई जो चैनल होता है, ठीक है, मेन सप्लाई जो चैनल होता है उससे जो है कि पानी आता है, यहाँ पानी फ्लो कराते हैं हम इसमें, और फिर यहाँ से पानी क्या है सब्सिडरी डिचेज में क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है, इस तरीके से फ्लो करने लगता है। और यहाँ से हम इस पानी को क्या करते हैं, खेत में जो भी हमारा फील्ड है उसमें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस इरिगेशन मेथड को बोलते हैं हम क्या, इस इरिगेशन मेथड को हम बोलते हैं फ्री फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा, एक तो इसकी जो कॉस्ट होती है, जो इसकी कॉस्ट होती है कस्टम इस मेथड की बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। सुटेबल होता है ये किसके लिए, इसकी सुटेबिलिटी बता देता हूँ। एक तो इररेगुलर फील्ड, यानी कि आड़े तिरछे कोई खेत है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल करते हैं इररेगुलर टोपोग्राफी। इसका मतलब क्या है, इरेगुलर टोपोग्राफी का मतलब कि खेत जो है वो प्लेन नहीं है, वो आड़ा तिरछा खेत है, ऊपर नीचे भूमि है। तो उस खेत में हम इस तरीके के मेथड का क्या कर लेंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल क्या कहाँ किया जाता है, जहाँ पे लैंड क्या हो, स्टीप हो, लैंड में जो खेत की भूमि है उसमें ढलान हो, वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ये सुटेबल होता है एक तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए। इस तरीके की क्रॉप्स जिन्हें बहुत ज़्यादा क्लोजली ग्रो किया जाता है उसके लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉडर, जैसे कि फॉडर, फॉडर यानी कि जो पशुओं वगैरह के लिए जो चारा उगाया जाता है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि चारा इत्यादि जो होता है, चारे इत्यादि को हम क्या बोलते हैं, फॉडर बोलते हैं। तो उसके लिए किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा जो कैश क्रॉप्स है उसका, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपको दिख ही रहा है ये बहुत ही सस्ता मेथड है और इसकी जो एफिशिएंसी और जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये होता है हमारा फ्री फ्लडिंग। इसकी मैं एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन की बात करूँ तो वो हमारी होती है 30 से 40%। एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन का मतलब ये है कि तुमने कितना पानी सप्लाई किया, हमने इसमें कितना पानी सप्लाई किया और कितना एक्चुअली खेत तक पहुंचा, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली डिजाइन मेथड नहीं है तो इसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो एफिशिएंसी क्या कम निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। 30 से 40% ही इसकी जो है एफिशिएंसी होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है खेत के अंदर वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, पानी सप्लाई हो रहा है और फिर हम यहाँ जा रहे हैं, तो इसमें कोई कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर नहीं है कि कितना पानी यहाँ से यहाँ भेजना है, फिर यहाँ से यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर नहीं है कितना पानी यहाँ से यहाँ भेजना है। पानी सप्लाई बस कर दिया है, जितना पानी जहाँ जा सकता है वो चले जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। कहीं पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिस तरफ ढाल है, जिस तरफ कम ढाल है वहाँ तक क्या हो जाएगा, कम पानी पहुँचेगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा क्या, हाई वाटर लॉस। इसमें वाटर लॉस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये निकल के आता है। ठीक बात हो गई। दूसरा इरिगेशन मेथड आ जाता है हमारे पास जिसका नाम है बॉर्डर फ्लडिंग। क्या नाम है, बॉर्डर फ्लडिंग। जो फील्ड होता है उसको हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है कि पानी सप्लाई होता है हमारा, ठीक है। इस तरीके से खेतों में यहाँ से हम पानी को क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन चैनल है जिससे पानी फ्लो कर रहा है। चैनल मतलब मेन
नाली बोल लो या मेन डिच बोल लो जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, खेतों में पानी सप्लाई करेंगे। अब हमने बॉर्डर फ्लडिंग में क्या किया है, देखो ये हमने जो पूरा खेत है, बहुत बड़ा खेत होगा, बहुत ही एकड़ों का खेत होगा, उसे छोटे छोटे बॉर्डर्स में, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक बॉर्डर है इसमें, फिर यहाँ से यहाँ तक एक बॉर्डर है इसमें, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। जो ये वाइट वाली लाइन जा रही है, ये जो लाइन है जिसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, ये जो लाइन है ये है क्या, लो, दिख रहा है कलर, लेवीज। लो लेवीज मतलब छोटी मेंढ है, छोटी छोटी मेंढ बना देते हैं। छोटे मेंढ मतलब ऐसे मिट्टी को रख के थोड़ा उभार बना दिया जाता है। तो जैसे स्ट्रिप्स है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर बॉर्डर फ्लडिंग बोल रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, छोटे छोटे मतलब इन लाइनों के माध्यम से हम, जो ये लाइन हो गई, ये लाइन डेमोन्स्ट्रेट कर रही है छोटी छोटी मेंढों को, इसके माध्यम से हम एरिया को क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। और हम भी इसमें क्या करते हैं, पानी को सप्लाई करते हैं। तो पानी सप्लाई होता है तो इस तरीके से पानी आएगा, जैसे पहले यहाँ से पानी आया तो यहाँ यहाँ तक पानी इस तरीके से धीरे धीरे पानी क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा और पूरे खेत में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है हमारी स्ट्रिप की, जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक, 400 मीटर तक इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक बात हो गई। तो इसमें लगभग लगभग हम स्लोप दे देते, थोड़ा सा जेंटल स्लोप दे देते हैं। कितना देते हैं हम, 0.1 से 0.54% तक का स्लोप दे देते हैं, मतलब हल्का सा स्लोप दिया जाता है जिससे कि पानी क्या करे, फ्लो कर पाए। तो इसमें क्या करते हैं हम, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स, पट्टियों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये एक पट्टी हो गई, ठीक है, ये दूसरी पट्टी हो गई, ऐसे इसमें डिवाइड कर दिया गया। और बीच में इन्हें क्या, छोटी छोटी मेंढों से, ये मेंढ है इससे क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और पानी को फिर क्या कर दिया गया, सप्लाई कर दिया गया एक कैनाल से, मेन कैनाल से। फिर यहाँ पे नीचे दूसरी कैनाल में पानी फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ नीचे और बॉर्डर्स होंगे, नीचे यहाँ बॉर्डर हो सकते हैं, वहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसमें पानी सप्लाई करते हैं। एडवांटेजेस क्या आ जाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पहला एडवांटेज तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज आ जाता है इजी ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन क्या होता है, जो इसकी कार्य प्रणाली है वो बहुत आसान होती है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, इस मेथड को करने के लिए रिक्वायर्ड लैंड लेवलिंग, आपको जो भूमि है उसे क्या करना पड़ेगा, एक बराबर करना पड़ेगा, उसे लेवल करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेथड आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एफिशिएंसी लगभग होती है 45% से लेकर 60% तक। थोड़ा इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, इसमें भी लॉसेज होते हैं मगर पहले वाले मेथड की तुलना में कुछ कम लॉसेज इसमें हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आ गई। इसमें जो बेसिकली लॉसेज होते हैं आमतौर पे जब हम पानी सप्लाई करते हैं तो इवोपोरेशन लॉसेस देखने को बहुत मिलता है। ठीक है, उसके अलावा सीपेज लॉस देखने को मिलता है जब तक पानी एक कैनाल से मिट्टी, क्योंकि कैनाल क्या है, खुदा हुआ है खेत को। तो मैं क्या बता रहा था, जो कैनाल से हमारी जो डिचेज बनाई हुई है जिसके माध्यम से पानी जा रहा है खेतों तक, वो नीचे मिट्टी तो है उसमें, कोई वो पक्की डिचेज तो नहीं है। तो बहुत सारा लॉस जो पानी का होता है वो सीपेज के थ्रू में होता है, यानी कि पानी रिस्क के ज़मीन के अंदर चले जाता है। तो इस कारण से जो एफिशिएंसी होती है वो 45 से 60% तक की निकल के आती है। ठीक है, इसकी सुटेबिलिटी देख लेते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज लिख देंगे बाद में, चलो पहले सुटेबिलिटी लिख देते हैं। सुटेबिलिटी, ये इरिगेशन मेथड किस तरीके की फसलों के लिए सुटेबल है, वीट के लिए, फॉडर के लिए, वही चारा वगैरह उगाने के लिए, पास्चर लैंड, पास्चर मतलब कहीं पे हमने घास के मैदान टाइप के उगा दिए जिसमें गाय भैंस जाके चरती हैं, तो उसे हम बोलते हैं पास्चर, उसके लिए ये सूटेबल है। इसका एक डिसएडवांटेज मैं लिखा देता हूँ आपको। इसका डिसएडवांटेज एक हो जाएगा, वो ये है कि इसमें नॉट सुटेबल फॉर इर्रेगुलर फील्ड्स, आड़े तिरछे खेतों के लिए सूटेबल नहीं है, इसका एक ही डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की ओर। अच्छा, बॉर्डर फ्लडिंग में एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, बॉर्डर फ्लडिंग में एक हमारे पास फॉर्मूला आता है,
उसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक बार। अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन एरिया विद वाटर, कितने टाइम में जो खेत है उसमें पूरा पानी कवर कर लेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है T इज इक्वल टू 2.303 y अपॉन f log बेस 10 q अपॉन q माइनस AF, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये यहाँ पे है A और ये है F। ठीक है, तो इसमें जो y होता है, y लिख दीजिए, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द बॉर्डर स्ट्रिप। Q होता है हमारे पास डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई डिच। ठीक है, F होता है रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ठीक हो गया, और T होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द एरिया विद वाटर। तो ये हमारे पास बॉर्डर फ्लडिंग का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लग जाएगा पानी को पूरे खेत को कवर करने में, ये निकालते हैं। तो इसमें फॉर्मूला होता है 2.303 y अपॉन एफ लॉग बेस 10 q अपॉन q माइनस AF, जो कि फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिख रखा है। y जो होता है वो डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द बॉर्डर स्ट्रिप, जो बॉर्डर स्ट्रिप है, जो मैंने खेत की स्ट्रिप दिखाई थी आपको, ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे, इसके ऊपर कितनी डेप्थ है वाटर की जो फ्लो कर रहा है, ये Q जो सप्लाई डिच है, जो ये सप्लाई डिच है, इसमें कितना डिस्चार्ज पानी का जा रहा है उसको बोलते हैं। ठीक है, एरिया मतलब जिस एरिया को, ये पूरा एरिया, जिस एरिया को हमें क्या करना है, इरिगेट करना है, जो ये एरिया है पूरा जो मैंने दिखाया आपको, इसे इरिगेट करना है, इसे कवर होने में कितना टाइम लगेगा, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। और F है इनफिल्ट्रेशन रेट, कि किस रेट से पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब भी जो डिच है या जो मिट्टी है उसके ऊपर से जब पानी फ्लो करेगा तो कुछ पानी रिस के क्या चले जाएगा, ज़मीन के अंदर चले जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरल भाषा में इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें दिया हुआ होता है और उसके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं। इस पर एक जो है कि सवाल कर देते हैं। ये देखो, ये है बॉर्डर इरीगेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका डायग्राम है। इस तरीके से ये मेन सप्लाई डिच से यहाँ पानी सप्लाई हो रहा है, और जो खेत है उसे इस तरीके से बॉर्डर्स में बनाया गया है। यहाँ पे लो लीवीज बनाई गई है, मेंढ है, ये छोटी छोटी मेंढें बनाई गई हैं। इससे हमने इनको क्या किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है खेत के हिस्सों को। इस तरीके से बॉर्डर इरीगेशन होता है। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज। तो जो क्वेश्चन है वो दिया गया, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट द स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर इन द एरिया from a tube well with a discharge of 0.02 cumac. The infiltration capacity of the soil may be taken as 5 centimeter per hour, and the average depth of flow of the field is 10 centimeter. Also determine the maximum area that can be irrigated from the tube well. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन पे आइए। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एरिया जिसे हमें इरीगेट करना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0.04 हेक्टेयर, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैं हेक्टेयर को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर स्क्वायर में, तो क्या कर देंगे हम, 10 की घात 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर ज़मीन होती है। तो ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। इतना ए आ गया हमारे पास एरिया जिसे हमें इरीगेट करना है। दूसरा उसने क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। क्यू क्या था हमारे पास, डिस्चार्ज था। क्यू दिया हुआ है 0.02 क्यूमैक, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.02 क्यू मैक, यानी कि
ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, डिस्चार्ज होगा। तो मैं इसको आवर में कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड को, जिससे कि सब एक ही फॉर्म में आ जाए, यूनिट एक ही टर्म में आ जाए। तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम, 0.02 मीटर क्यूब है पर सेकंड है, सेकंड नीचे है, इसे मुझे आवर में कन्वर्ट करना होगा जितने भी सेकंड है, तो डिवाइडेड बाई 60 क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगली बार डिवाइड करेंगे 60 से तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा ये, 72 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक बात है। तो ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ तक हमने बात क्लियर कर दी। एफ दिया हुआ है हमारे पास, एफ दिया हुआ है इनफिल्ट्रेशन 5 सेंटीमीटर पर आवर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.05 मीटर पर आवर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यूनिट को, यूनिट की यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं मीटर और आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और वाई दिया हुआ है हमारे पास, क्या, वाई की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगी क्या, 0.1 मीटर हो जाएगी क्या। तो इस तरीके से हमने जो जो चीज़ें हैं वो लिख दी हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू क्या था, 2.303 y अपॉन एफ, ठीक है, लॉग बेस 10 q अपॉन q माइनस ए एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला था। वैल्यूज रख देंगे हम 2.303, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई थी, y की वैल्यू रख देंगे 0.1 और f की वैल्यू 0.05, ठीक है, लॉग बेस 10, q की वैल्यू हमने निकाली थी 72 मीटर क्यूब पर आवर अपॉन 72 माइनस ए, ये हमारा कितना था, 400 निकाला था हमने, 400 मीटर स्क्वायर, इंटू एफ की वैल्यू क्या थी, फिल्ट्रेशन, एफ की वैल्यू थी 0.05, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.651, मैं आंसर देख के लिख रहा हूँ आवर, ठीक है, क्योंकि आप इसे सॉल्व करना है, इतना ही आंसर इसमें आएगा, ठीक है। इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये अप्रॉक्सीमेट 39.06 मिनट आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और पूछी हुई थी उसने, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ए मैक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ, इसको याद कर लेना, नोट कर लेना, ये पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है। तो कितना है हमारे पास डिस्चार्ज, 72 है, और एफ कितना है, एफ कितना दिया है हमारे पास, एफ दिया हुआ था 0.05 मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि इसकी यूनिट कितनी थी, मीटर क्यूब पर आवर, और इसकी थी मीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, कितना हो जाएगा ये, इसे करो सॉल्व, ये हो जाएगा 1440 आ रहा है आंसर, 1440 मीटर स्क्वायर, ये मैक्सिमम एरिया जो है इरीगेट हो सकता है। ठीक बात हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इरिगेशन मेथड आ जाएगा तीसरा वाला, उसका नाम है चेक फ्लडिंग इरिगेशन मेथड है। चेक फ्लडिंग इरिगेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि हम जो है कि जो खेत होता है उसे छोटे छोटे किसमें, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर चेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर प्लॉट्स बना देते हैं, दिखा देता हूँ मैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगी हमारी सप्लाई डिच, जिसमें से पानी क्या होगा, सप्लाई होगा, इसमें से क्या हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, ठीक बात हो गई। चेक फ्लडिंग में क्या होता है कि जैसे शर्ट पे चेक नहीं होते हैं, जो हमारी टी शर्ट या शर्ट होती है उस पर जो चेक होते हैं, उसकी तरह हम खेत को चेक में रेक्टेंगुलर जो बॉक्स की शेप होती है उसमें क्या कर देते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेन सप्लाई डिच है, यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, यहाँ से इस खेत में पानी सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैकेनिज्म बना होगा, यहाँ से इस खेत में पानी सप्लाई हो जाएगा, यहाँ से इस खेत में पानी सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जितना हमें पानी चाहिए
उस हिसाब से यहाँ पे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बना हो सकता है, मतलब हम जिस रेट से पानी चाहिए हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं इस केस में। तो जैसे एक चेक को अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है तो मैं ग्रीन कलर में दिखाऊंगा, ये एक चेक है, हमने प्लॉट को एक रेक्टेंगुलर उसमें क्या कर दिया है, चौकोर प्लॉट बना दिया है, जैसे शर्ट में चेक होता है उसकी तरह, इसीलिए इसका नाम चेक फ्लडिंग पड़ा हुआ है। ये जो है ना, ये छोटी छोटी मेड़ों के माध्यम से, ये मेड़ों के माध्यम से हमने खेत को स्क्वायर टुकड़ों में जो है कि कन्वर्ट किया हुआ है। इसकी बात कर लेते हैं, इसका एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक तो सबसे पहला एडवांटेज आ जाएगा बेटर वाटर कंट्रोल। इसमें जो पानी का कंट्रोल है वो बेटर होता है, जितना रिक्वायर चाहिए हम उतना भेज सकते हैं। दूसरा दूसरा एडवांटेज आ जाएगा यूनिफॉर्म इरिगेशन। एफिशिएंसी देख लेते हैं, एफिशिएंसी भी इसका एडवांटेज है, 50 से 60-65% एफिशिएंसी बढ़ रही है। देखो जैसे जैसे आगे जो बढ़ रहा है एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, 50 से 65% इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसकी सूटेबिलिटी की बात कर देते हैं, किसके लिए सूटेबल होता है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए। ये फ्री फ्लडिंग की तरह ही है, बट ये इसमें जो पानी का सप्लाई है वो कंट्रोल्ड है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है फ्री फ्लडिंग की तुलना में। जैसे कि जवार हो गया, पैडी हो गया यानी कि धान। ठीक है, और इसका एक और एडवांटेज है सूटेबल फॉर परमीएबल एंड नॉन परमीएबल सॉइल। समझा देता हूँ, परमीएबल नॉन परमीएबल सॉइल का मतलब क्या है। परमीएबल सॉइल मतलब वो मिट्टी जिसमें इनफिल्ट्रेशन आसानी से हो जाता है, यानी कि अगर उस मिट्टी के ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है तो वो मिट्टी आसानी से पानी को अंदर जाने देती है, अंदर खींच लेती है, अंदर उसमें पानी आसानी से रिस जाता है, उसे परमीएबल सॉइल कहते हैं। नॉन परमीएबल सॉइल मतलब जिसमें पानी आसानी से अंदर नहीं जा पाएगा, जैसे क्ले हो गई। तो ये दोनों तरीके की सॉइल अगर है हमारे पास, चाहे परमीएबल सॉइल वाला खेत हो चाहे नॉन परमीएबल सॉइल वाला खेत हो, दोनों के लिए सुटेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें वाटर की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा था ना बेटर कंट्रोल, तो कंट्रोल हम कर सकते हैं कि किस रेट से पानी सप्लाई करना है, तो इसलिए हम इसे किसी भी टाइप की सॉइल में यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज है रिक्वायर्ड लेबल्ड फील्ड। इसको भी क्या होता है, लेबल्ड खेत चाहिए, तभी हम इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे चेक फ्लडिंग बोलते हैं। चौथा इरिगेशन मेथड है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन क्या होता है, फरो इरिगेशन बहुत सिंपल है समझना। फरो इरिगेशन में हम क्या करते हैं, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। खेत को ऐसे मेढ़े बना देते हैं, इस तरीके से हम खेत को बना देते हैं। ठीक है, इसमें जो ये पानी है जहाँ सप्लाई होता है, इसे जो डिचेज हैं, जो खड्डे हैं इसमें जिसमें पानी सप्लाई होगा, उसे बोलेंगे हम फर्रो। क्या बोलेंगे, फर्रो बोलेंगे। और जो मेंढे हैं, जो ऊंची ऊंची मेंढे बनाई गई हैं, उसमें हमारी क्या होती है, क्रॉप क्या करती है, ग्रो करती है, इसे हम बोलते हैं फरो इरिगेशन। कई बार पेपर में इसकी डेप्थ भी पूछ देते थे, 8 से 30 सेंटीमीटर तक इसकी डेप्थ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन की मैं बात करूँ, वो होती है हमारी लगभग 60 से 70%, मतलब बेटर एफिशिएंसी हमें देता है। 60 to 70% इसकी एफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग नैरो फील्ड चैनल बनाएंगे, खेत में मेंढक खोदेंगे और मेंढकों के ऊपर हम क्या कर लेंगे, पौधों को लगा लेंगे, और जो हमारे डिचेज बन रहे हैं मेढ़ों के बगल में, उसमें हम पानी को फ्लो कर लेंगे। ठीक है, सिंपल ये मेथड होता है इसमें। रिज, ये जो चोटी है मेंढ की, रिज बोलते हैं इसे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ये फरो इरिगेशन होता है। सुटेबिलिटी की बात करते हैं इसकी, किसके लिए सुटेबल होता है, एक तो ये होता है रो क्रॉप्स के लिए, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम रो में लगाते हैं, पंक्तियों में लगाते हैं, उन क्रॉप्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे गोभी हो गया आपका, गोभी की खेती हम पंक्तियों में करते हैं, गाजर इत्यादि हो गया, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर केन हो गया, जैसे शुगर केन हो गया, गन्ने को भी हम पंक्तियों में लगाते हैं तो गन्ने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉटन हो गया जैसे, ठीक है, मेज हो गया जैसे, मेज, पोटैटो हो गया जैसे, वेजिटेबल्स हो गए जैसे, इस सब के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेज हो गया,
शुगर केन हो गया, कॉटन, मेज, पोटैटो, वेजिटेबल, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, दूसरा इसमें वाटर लॉस क्या होता है, वाटर लॉस क्या होता है, कम होता है, लेस वाटर लॉस होता है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर प्रॉपर डिजाइन। प्रॉपर खेत की क्या करनी पड़ेगी, डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, कहाँ हमें मेंढे बनानी है, कैसे करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है, नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। बलुई मिट्टी जो सैंडी सॉइल है उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी आसपास ही जहाँ पे भी फ्लो करेगा वहीं से रिस जाएगा। तो इसके ये फायदे हैं। मैं इसका एक वो दिखा देता हूँ आपको, ये है इसका एग्जाम्पल। ये होता है देखो, फरो इरिगेशन। इस तरीके से हमने क्या है, मेंढों के ऊपर क्या है, यहाँ पे ये खेत पौधे लगे हुए हैं, और जो गहरी सप्लाई डिश है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, पानी को फ्लो कर रहे हैं। तो इससे बोलते हैं हम फरो इरिगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेसिन फ्लडिंग। क्या बोलते हैं, पांचवा मेथड आ गया हमारा, बेसिन फ्लडिंग। क्या होता है बेसिन फ्लडिंग, में बता देता हूँ। देखो इस तरीके से वाटर सप्लाई डिच होती है, ये मेन वाटर सप्लाई डिच है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, और इस तरीके से बेसिन्स बनाए रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, पौधे लगे रहते हैं, यहाँ पौधे लगे रहते हैं हमारे। तो इस तरीके से पानी जो है कि सप्लाई किया जाता है। ये छोटे छोटे डिचेज बनाए जाते हैं, ये छोटे छोटे गड्ढे हैं छोटे, उसके अंदर पौधे को लगाया जाता है और यहाँ पानी को सप्लाई किया जाता है। इसे बोलते हैं बेसिन फ्लडिंग। ये एक तरीके की स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग बोल सकते हैं इसे हम, स्पेशियल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग। ये चेक फ्लडिंग का एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, सर्कुलर जो है, सर्कुलर या स्क्वायर हम क्या बना देते हैं, बंड्स बना देते हैं, ठीक है। यहाँ मेंढ, ये जो होता है इसके चारों ओर मेंढ बनी हुई होती है, और नीचे डिच टाइप का बनाया रहता है जिसमें पौधा लगाया रहता है, वहाँ पे हम पानी को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखा होगा, कहाँ यूज़ किया करते हैं, तुमने देखा होगा यार, ऑर्चिड, ऑर्चिड ट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्चिड ट्री, यानी कि जो बागीचे होते हैं ना, बागीचों में इसको यूज़ किया जाता है, ऑर्चिड ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें नॉट सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब जो मोटे जिसके कण है, ऐसी मिट्टी के लिए ये जो है सुटेबल नहीं होता है। क्यों सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा पर्कुलेशन लॉस, जो पानी है उसका रिसाव ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा पानी भूमि के अंदर चले जाता है। तो इसमें हम, इसलिए उसका इस्तेमाल हम वहाँ नहीं करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए करते हैं, तो मैंगो के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे हम। दूसरा हम ऑरेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेमन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो ऑर्चर्ड होते हैं उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और मेथड आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम, दूसरा जो नाम है उसका ये है ओवर हेड टाइप ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इसे हम ओवर हेड टाइप ऑफ इरिगेशन बोल सकते हैं, ठीक बात हुई। आगे चलते हैं हम। इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर्स होते हैं, मैं सीधा डायग्राम से बता देता हूँ। इसे स्प्रिंकलर बोला जाता है। स्प्रिंकलर के माध्यम से क्या होता है, प्रेशर के साथ पानी को क्या होता है, फुहारे की फॉर्म में क्या है कि खेत में छोड़ा जाता है। ये स्प्रिंकलर घूमते भी हैं और पानी को छोड़ते हैं, और जो नेचुरल रेन होती है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उसके उसके उसको इमिटेट करते हैं। नेचुरल जो रेन होती है उसको कॉपी करते हैं, उसकी तरह इसमें पानी बरसता, जैसे पानी बरसता है वैसे ही इसमें जो है पानी गिरता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं। पहली बात तो, वाटर इज sprayed by sprinkler,
स्प्रिंकलर की मदद से हम पानी को क्या कर देंगे, इसमें स्प्रे कर देंगे। पहली बात तो जो नोजल होता है, नोजल लगा होता है उस स्प्रिंकलर के सामने, उस नोजल से प्रेशर के माध्यम से पानी क्या होता है, रिलीज होता है और जो है कि फैलता है पूरे खेत में, और जो नेचुरल रेन होती है उसकी तरह जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो हल्की मिट्टी है, जो लूमी लूज सॉइल है, उसके ऊपर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मृदा अपरदन नहीं होता है, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होता है। सबसे बड़ा इसका ये फायदा है, पहली बात तो। दूसरा ये रेनफॉल को क्या करता है, इमिटेट करता है। जैसे बारी बरसता है वैसे इसमें से क्या होता है, पानी गिरता है। तो ये जो सॉइल है उसे अपरदन से भी रोकता है और पौधे के लिए भी अच्छा होता है। इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो काफ़ी बेटर आ जाती है। इसमें एफिशिएंसी 80 to 85% आती है, क्योंकि जो लॉस होता है मेनली वो सीपेज लॉस होता है। जब पानी फ्लो करता है मिट्टी के ऊपर से, वो चीज़ है ही नहीं, पाइप के माध्यम से स्प्रिंकलर तक पानी आता है, वहाँ से इसे स्प्रे कर देता है। ठीक बात होगी। सूटेबिलिटी की बात करें तो सूटेबल हो जाएगा ये, सूटेबल फॉर लाइट सॉइल, हल्की सॉइल के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है। और नॉट सूटेबल फॉर लो इनफिल्ट्रेशन सॉइल, जैसे कि क्ले इत्यादि के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब पानी उसके ऊपर पड़ता है तो उसका कंप्रेशन करता है और पानी क्या होता है, सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए इन नॉन इनफिल्ट्रेशन वाली, मतलब लो इनफिल्ट्रेशन वाली सॉइल्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। सुटेबल फॉर स्टीप ग्रेडियंट, जहाँ पे भूमि में बहुत ज़्यादा ढाल है वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर फ्लडिंग में तो पानी बह के निकल जाता था, बट स्प्रिंकल इरिगेशन में धीरे धीरे पानी स्प्रे की तरफ, फुहारे की फॉर्म में, बूंदों की फॉर्म में स्प्रे होगा, तो वो धीरे धीरे जाता रहेगा जहाँ पे भी जाना है उसे। तो इसको स्टीप ग्रेडियंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें क्या है, इरोजन नहीं होता है, मतलब अपरदन नहीं होता है मिट्टी का। किसके लिए यूज़ करते हैं इसे हम, जैसे चाय की खेती के लिए यूज़ करते हैं इसका। ठीक है। वेजिटेबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसका, कॉफ़ी की खेती के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लॉन्स में कर सकते हैं, जो लॉन होते हैं हमारे जिसमें हम टहलते हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज इसका क्या, हाई इनिशियल कॉस्ट, इसको लगाना महंगा है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, काफ़ी इक्विपमेंट्स इसमें लगते हैं, तो इस कारण से इसको लगाना महंगा होता है। ये इसका डायग्राम मैंने दिखाया था आपको, ये है, इस तरीके का इसका डायग्राम है। इस तरीके से यहाँ पाइप की मदद से पानी आ रहा है, ये देखो पाइप की मदद से यहाँ से पानी आ रहा है, ये पाइप की मदद से पानी आ रहा है, और ये यहाँ से सप्लाई होके स्प्रे कर रहे हैं यहाँ से, इस तरीके से है। ठीक बात हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन में क्या है, सरफेस इरिगेशन मेथड नहीं है, सब सरफेस इरिगेशन मेथड है। क्या है, सब सरफेस इरिगेशन मेथड है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो सरफेस पे ना सप्लाई करके सीधे जो पौधा है उसकी रूट जोन में पाइपों के माध्यम से जाके छोड़ दिया जाता है। पाइप जाएंगे और जमीन के अंदर जो पौधे की रूट है उसमें डायरेक्ट पानी को अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है। इसका डायग्राम अगर है तो ये देखो, इस तरीके से जो ये पाइप जा रहे हैं, इन पाइपों की मदद से, और ये सीधे ही जड़ों में जमीन के अंदर पानी को क्या कर दिया जाता है, रूट जोन में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन होता है हमारा। ठीक है। तो इसे हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में सुन लो, क्या क्या होता है इसमें। जो होता है वाटर सप्लाइड टू रूट जोन डायरेक्टली। दूसरा ये है सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है। ये मैं कल बताऊंगा, सब सरफेस और सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सब क्लासिफिकेशन कल सही से एक बार बता दूंगा। ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर एंड वाटर कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू प्लांट्स। ठीक बात हो गई।
इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो 90 टू 95% तक निकल के आ जाती है। ठीक है, इसकी सुटेबिलिटी की बात कर लें तो सुटेबल होता है ये रो क्रॉप्स के लिए, जिनको हम पंक्तियों में उगाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था रो क्रॉप्स के लिए होता है। ठीक है, ऑर्चर्ड जो बागीचे होते हैं वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेप्स, अंगूर की खेती में इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, टोमेटोज, टमाटर की खेती में इसका इस्तेमाल होता है। कैबेज, गोभी की खेती में इसका, कॉर्न, फ्रूट्स, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बनाना और वेजिटेबल की खेती में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसका एक और फायदा है, इसमें क्या होती है, जो वीड ग्रोथ होती है, क्या होती है, लेस वीड ग्रोथ, क्योंकि जो पानी है वो सीधे जड़ों में सप्लाई हो रहा है, सरफेस पे सप्लाई नहीं हो रहा है। तो जो खरपतवार है उसको जो जमने के लिए पानी चाहिए वो भी कम मिल पाता है, उसमें जो वीड ग्रोथ होती है वो भी कम देखने को मिलती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें लॉसेस नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है। ठीक बात है, तो फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की चीज़ें। बताना कैसे लगा, कहाँ पे कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करना, और कोई भी डाउट रहता है तो क्वेश्चन में या कहीं भी टॉपिक पे किसी में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा आप उसके बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।